हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये टॉपिक डायरेक्टली लिंक होता है आपके जीएस पेपर 3 के साथ ही साथ जो लोग भी वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर जो 2019 की फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जैसे कि आप जानते हैं हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश होती है। 2019 में हुई थी, अब 2021 में दिसंबर में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो 2019 का जो भी डेटा है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अमेंडमेंट है क्या या क्या प्रपोज किया गया है। यहाँ पर साथ ही साथ हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सारी बातों को आज हमें डिस्कस करना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अगर आज की क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो परचम की वेबसाइट से आप ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमेंडमेंट फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो वनों से संबंधित इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की बातें की गई हैं और आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जब भी अमेंडमेंट की बात होती है तो ये डायरेक्टली लिंक होती है हमारे आर्टिकल नंबर 368 से। और अगर हमें अमेंडमेंट करना है तो उसको हमें संसदीय प्रक्रिया, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्री प्रोसेस है उससे जाना होता है। लोकसभा राज्यसभा से बिल को पास करने के बाद प्रेसिडेंट की साइन होते हैं। साथ ही साथ एक अमेंडमेंट ये भी होता है, जैसे कि अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी का अमेंडमेंट आपने देखा होगा कि पहले वो लोकसभा से राज्यसभा से तो पास हुआ, साथ ही साथ जो हमारे स्टेट्स होते हैं उसकी भी परमिशन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अमेंडमेंट को प्रपोज किया गया है और एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और उस ड्राफ्ट की कॉपी जो है वो स्टेट को दे दी गई है, जिससे स्टेट जो है उस ड्राफ्ट को पहले रीड करे और जो भी उनके एडवाइस है, जो भी सजेशन है वो दे सके। और स्टेट्स को जो है 15 डेज का समय दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में भी रखा गया है, जिससे हम और आप जैसे लोग जो हैं वो भी अपने ओपिनियंस को यहाँ पर दे सकें। और 15 डेज के बाद इस पूरे ड्राफ्ट को वापस से पार्लियामेंट पे प्रपोज किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, और अगर सब कुछ सही रहता है तो ये जो अमेंडमेंट है, ये जो बिल तैयार हुआ है, ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अमेंडमेंट जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में किया जा रहा है। तो आइए इस पूरे सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उनके द्वारा जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किए गए हैं। भारत में कोई पहली बार इस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हो रहा है। इसके पहले अगर हम 1988 की बात करते हैं और हम 1996 की बात करते हैं तो भी इस एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये कब से भारत देश में लागू हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है वो 25 अक्टूबर 1980 से पूरे भारत एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल था। लेकिन जब 2019 में 370 आर्टिकल के जरिए जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में भी इस पूरे एक्ट को इम्पोज कर दिया गया था। ये कोई पहला एक्ट नहीं था जो भारत में फॉरेस्ट के लिए आया था। इसके पहले आप अगर बात करते हैं तो एक फॉरेस्ट एक्ट था, फॉरेस्ट एक्ट 1927 था। ठीक है, पहले भी ये एक्ट काम करता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे जब ऑलरेडी एक एक्ट एग्जिस्ट कर रहा था तो नया एक्ट लाने की क्या जरूरत थी। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 था ये स्टेट्स को पावर देता था। क्या पावर देता था? अगर कोई जमीन है जिसमें आपका फॉरेस्टेशन हो चुका है तो आप उस जमीन को कॉर्पोरेट सेक्टर को दे सकते हो, आप उसको निजी पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। कोई भी फॉरेस्ट एरिया है उसको आप अनरिजर्व घोषित कर सकते हो या फिर नॉर्मल लैंड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी पावर्स इसके स्टेट के पास थी। लेकिन यहाँ पर फिर हमने क्या किया, हमने जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को हमने कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची में डाल दिया। आप सभी अगर बात करेंगे तो शेड्यूल नंबर 7 में आपको ये सारी लिस्ट मिल जाएंगी। तो हमारा जो फॉरेस्ट है वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इट मींस इस पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को भी होता है और स्टेट को भी होता है। तो अगर ये जो फॉरेस्ट एक्ट 1927 से अगर कोई भी चीज होती थी, जैसे कि कोई जमीन का टुकड़ा है और उसको अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको सेंट्रल की परमिशन की जरूरत होती थी। तो फिर सेंट्रल के पास अप्रूवल जाता और फिर स्टेट में इसकी कार्रवाई होती। इसलिए सारी चीजों को खत्म करने के लिए डायरेक्ट एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को पास कर दिया गया। लेकिन इस एक्ट में फॉरेस्ट की एक्यूरेट डेफिनेशन डिफाइन नहीं थी कि फॉरेस्ट आप किसे कहेंगे, है ना, फॉरेस्ट आप किसे कहेंगे, ये चीज इसमें डिफाइन नहीं थी। जो भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में है वो सारे फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क जो है वो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो फॉरेस्ट है। इनफैक्ट अगर आपका कोई जमीन का टुकड़ा है, आपका कोई जमीन का टुकड़ा है जो आपने खरीद के रखा है, आपकी प्रॉपर्टी, और आपने उसको यूज नहीं किया है बहुत समय से और उसमें प्लांट्स ग्रो हो गए हैं, तो ये भी आपका फॉरेस्ट कहलाएगा। ठीक है, तो फॉरेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन इसमें डिफाइन नहीं थी। तो एक केस होता है
तो यहाँ पर हम उस केस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अमेंडमेंट करने का जो एम है वो ये है कि फॉरेस्ट एरिया के नीचे जो है बहुत सारे हमारे जो है वो ऑयल हैं, नेचुरल गैसेज हैं, उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सके, इसके लिए कानून बनाना है। साथ ही साथ जो हमारे फॉरेस्ट के लॉज हैं उनको बहुत ज़्यादा लिबरल करने के लिए इस पूरे अमेंडमेंट को पास किया गया है। साथ ही साथ आज के समय में बहुत सारी परेशानियां भी होती हैं और बहुत सारे जो निजी लोग हैं वो भी लगातार डिमांड कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बताया कि एक लैंड का टुकड़ा है मेरे पास, एक ज़मीन का टुकड़ा है जो आज से कई साल पहले मैंने उसको परचेस किया था और मैंने वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, कुछ समय बाद यहाँ पर जो है वो प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे और इसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर अपना घर कंस्ट्रक्ट कराना है तो फॉरेस्ट को हटाना पड़ेगा, प्लांट्स को हटाना पड़ेगा और उसके लिए मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब एक लंबी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो मेरी जमीन है, उसमें मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत है। तो पहली प्रॉब्लम ये आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम समझते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार एप्लीकेशन यहाँ पर दी जा रही थी कि इस पूरे एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है। मान लेते हैं कि रेलवे ने क्या किया है, रेलवे ने एक जमीन खरीदी थी, रेलवे के मिनिस्ट्री के अंदर एक ज़मीन आती थी और उसने सोचा था कि यहाँ पे हम बाद में रेलवे ट्रैक को बिछाएंगे, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया और वहाँ पर फॉरेस्टेशन हो गया, वहाँ पे प्लांट आ गए हैं, तो आपको अब सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप प्रपोजल दोगे, वो परमिशन देगी कि आप इन प्लांट्स को काट सकते हो, नहीं तो मतलब आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिल्ड करने वाले थे वो भी कुछ समय के लिए अटक गया। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार आ रही थी। तो जरूरत थी कि एक्यूरेट फॉरेस्ट की डेफिनेशन भी डिफाइन की जाए और जो फॉरेस्ट लॉ है उसमें अमेंडमेंट किया जाए। तो वही अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो अब क्या सही है क्या गलत है अभी हम पूरा इसको समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर 1996 का एक केस होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में TN गोदवर्धन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है और यहाँ पर एलिगेशन लगाई जाती है या पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जैसे कि डिक्शनरी में जो वर्ड डिफाइन है फॉरेस्ट का, वही फॉरेस्ट होता है। मतलब ऐसा कोई भी जमीन का टुकड़ा जिसमें लैंड डोमिनेटेड बाय द ट्री, इट्स कॉल्ड फॉरेस्ट। जबकि यूनाइटेड नेशन का जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा फॉरेस्ट की डेफिनेशन कुछ और है। वो ये कहता है अगर कोई भी ऐसा जमीन का टुकड़ा है जो 0.5 हेक्टेयर से ज्यादा है और जहां पर ट्री की जो ग्रोथ है वो 5 मीटर से ज्यादा है और जो कैनोपी कवर है वो 10% है, तो ऐसी जमीन को हम फॉरेस्ट बोलेंगे। अब कैनोपी क्या होता है, आप लोग ने प्लांट्स देखे होंगे और जब बहुत सारा जंगल एरिया होता है आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो इस तरीके से जो कवर होती है इसको ही हम कैनोपी कहते हैं। तो 10% से ज्यादा अगर कैनोपी है और प्लांट की जो हाइट है वो 5 मीटर से ज्यादा है तो ऐसी जमीन के टुकड़े को हम फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट की कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं। अब अमेंडमेंट करने की क्यों जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राइवेट लैंड से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, कंस्ट्रक्शन में रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम आ रही थी, कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर इंडस्ट्रीज बिल्ड करनी है तो प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रोड बनी हुई है और रोड के आजू बाजू क्या हो जाता है, आपने देखा होगा सड़क के आजू बाजू जो होता है कुछ प्लांट्स को लगा दिया जाता है। अब रोड मिनिस्ट्री सोच रही है कि अब इस रोड को हम हाईवे में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इस रोड को हमें ब्रॉड करना है, तो आजू बाजू जो प्लांट लगे हुए हैं उन्हें कट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो फॉरेस्ट की जमीन हो गई है, फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया। तो अगर आपको इन पेड़ों को काटना है तो आपको अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मतलब काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है जिससे पूरा डेवलपमेंट का काम जो है वो इफेक्ट होता है। इसलिए भी हमको फॉरेस्ट के जो लॉज थे उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत थी। ये बात आपको समझ में आई कि अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या थी, क्यों थी। अब क्या क्या अमेंडमेंट यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं जरा हम उनको देख लेते हैं। तो पहली बात इन्होंने ये कही कि अगर कोई भी जमीन का टुकड़ा है, अगर रेलवे मिनिस्ट्री के पास या रोड मिनिस्ट्री के पास 1980 से पहले अगर आपने उसको एक्वायर किया है तो आपको वहां पे डेवलपमेंट करने के लिए सेंट्रल की परमिशन नहीं होगी। मतलब 1980 के पहले कोई ज़मीन अगर रेलवे और रोड मिनिस्ट्री के पास थी, अगर आज उसमें फॉरेस्ट है भी, आप उनको काट सकते हो और वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बात इस प्रपोजल में की गई, पहली बात। दूसरी बात की गई कि अगर जमीन का टुकड़ा है, प्राइवेट है और उसमें क्या हो चुका है, फॉरेस्टेशन हो चुका है, तो निजी जमीन में आप अपना कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन की जरूरत नहीं है। आप पेड़ों को काट के वहां पर, अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी जमीन है, तो आप वहां पे कंस्ट्रक्शन
कर सकते हो, ये बात भी इस अमेंडमेंट में प्रपोज की गई है। साथ ही साथ क्या कहा गया है, जैसे कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और आपको पता चलता है मैपिंग के जरिए कि इस फॉरेस्ट एरिया के नीचे बहुत ज़्यादा ऑयल है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग मेथड के जरिए। इसका क्या होगा, तो एक बहुत बड़ी ड्रिलिंग मशीन होती है, उससे इस तरीके से यहाँ पर पूरा ड्रिल करके यहाँ से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये भी बातें की गई हैं कि आप कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसके नीचे अगर एक्सट्रैक्शन करना है ऑयल या नेचुरल गैस का, तो आप ड्रिलिंग मेथड के जरिए इसको भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें यहाँ पर प्रपोज की गई हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब हम उस बारे में भी बात कर लेते हैं। आपने ये तो बोल दिया कि निजी ज़मीन जो है वो प्राइवेट है, जो उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के रीजन की बात करते हैं तो पूरे फॉरेस्ट का 4% जो एरिया है उत्तराखंड का वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर सभी लोग वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे तो 4% एरिया बहुत बड़ा होता है, उसमें सभी में डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा और आज जो हमारे एनवायरनमेंट की समस्या है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, उसके भी इंक्रीज होने के चांसेस हो जाएंगे। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट में ये बात कहीं नहीं लिखी गई, जैसे कि एक फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया में बीच में कोई ट्राइब रहती है, आप यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, तो इन ट्राइब्स के लिए क्या रूल है, ये बात यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। अगली बात यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि 1980 के पहले की एक ज़मीन का टुकड़ा जो है वो रेलवे मिनिस्ट्री के पास था, रेलवे मिनिस्ट्री इसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन करना चाहती है। अब आज हो चुकी है 2021, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, तो यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट तो ग्रो कर ही गए होंगे, ट्रीज प्लांट्स ग्रो कर गए होंगे और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी रहने लगी होंगी। अगर आपको यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन करोगे तो यहाँ की वाइल्ड लाइफ, स्पेशल जो एलिफेंट्स हैं, तेंदुए हैं भारत में, तो इनका क्या होगा, इनके लिए आपने कोई रूल बनाया नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो कंसर्न है, तो इसलिए यहाँ पे इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है कि आप लोग अपने ओपिनियन दीजिए और किस तरीके से आगे हम काम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक खतरा ये भी महसूस हो रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में कहीं ज़मीन का ज़्यादा हिस्सा ना चला जाए, और साथ ही साथ इससे हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, ये भी यहाँ पर एक कंसर्न है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अमेंडमेंट क्या करने की बात, प्रपोज करने की बात की गई है, और पहले जो बिल था या जो एक्ट है 1980 का, उसमें क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, तो वो आपको समझ में आई होगी। अब जैसे कि मैंने कहा था कि हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, तो 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसमें फर्स्ट टाइम नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री के बारे में बात की गई थी। साथ ही साथ अगर हम एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, देन महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं तो परसेंटेज में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा कहाँ है, मिजोरम में है, विच इज़ 85.4%, देन अरुणाचल प्रदेश 79.63% एंड मेघालय 76.33%, वहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज है। अगर हम टोटल भारत की जो ज़मीन है, भारत का जो पूरा टोटल एरिया है, उसमें अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो 21.67% जो है जोग्राफिकल एरिया हमारी कंट्री का फॉरेस्ट को कवर करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र हैज हैड द हाईएस्ट इंक्रीज इन अ ट्री कवर एंड द लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज ड्यू टू द हॉर्टिकल्चर। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे हाईएस्ट इंक्रीमेंट जो हुआ है फॉरेस्ट कवर में, वो कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है। और महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली हम उस पर डिपेंड करते हैं, फ्यूल वुड के लिए हम उस पर डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ 2019 की जो रिपोर्ट थी वो 16th नंबर की रिपोर्ट थी। तो आप बोलेंगे, और ये पब्लिश होना कब से शुरू हुई, 1987 से पब्लिश होना शुरू हुई। तो आप बोलेंगे कि 1987 से इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया और 2019 की जो रिपोर्ट है ये तो आपकी 17th नंबर की रिपोर्ट होनी चाहिए, ये 16th नंबर की रिपोर्ट क्यों है, मतलब बीच में कोई ईयर रहा होगा जिसमें इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। तो आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे यही रहेगा कि ऐसा कौन सा ईयर था जब इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। और 2019 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी वो 16th नंबर की थी, और 2021 दिसंबर में जो रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी वो 17th नंबर की फॉरेस्ट रिपोर्ट होगी, ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं, अगर जैसे मैंने बोला था कि 1988 में भी एक बार जो है वो अमेंडमेंट किया जा चुका है फॉरेस्ट लॉ में, जिसको हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के नाम से जानते हैं। और इस पॉलिसी में साफ साफ कहा गया था कि कोई भी कंट्री है उसके 33% एरिया में जो है वो फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि भारत अभी तक इस टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाया है, अचीव नहीं कर पाया है, ठीक है ना। यहाँ पे द पॉलिसी एम्स एट मेंटेनिंग ऑफ एनवायरमेंट स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, कौन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में बात हो रही है।
साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 2010 की, तो वहाँ पर आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे कि अभी आप लोग ने बक्सवाहा जंगल का केस सुना होगा कि डायमंड्स की माइन और पेड़ों को काटने की बात शुरू होने लगी थी। तो ऐसे समय पे एनजीटी सामने आता है, जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं, और ये पूरी जो संस्था है वो ये नज़र रखती है कि कोई भी व्यक्ति या गवर्नमेंट या स्टेट अगर कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उससे एनवायरमेंट को कोई खतरा तो नहीं है। जैसे अगर आप लोग ने केन बेतवा प्रोजेक्ट लिंक के बारे में सुना होगा, तो वो भी आपका पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरता था, तो एनजीटी ने उस पर भी कुछ समय पहले स्टे लगाया था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने का काम एनजीटी करता है, जो कि 2010 में बना था। अब यहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहली बात, पहले फॉरेस्ट जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करता था, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में करके फॉरेस्ट जो है वो हमने कॉन्करेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का विषय बना दिया, जैसे कि एजुकेशन भी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगर हम अपने डीपीएसपीज के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका अगर आर्टिकल नंबर 51A देखते हो तो ये कहता है, इट शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हर एक व्यक्ति का, क्योंकि 51A क्या है, 51A जी में लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है कि आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें। साथ ही साथ आर्टिकल नंबर 48A जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो भी ये कहता है कि हमको, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को सेफ गार्ड करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेट करते हैं फॉरेस्ट से। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करो 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, जबकि 48A जो है वो डीपीएसपीज में शामिल है। ओके, सो आई थिंक आपको पूरा मैटर समझ में आया होगा। सारी बातें यहाँ पे हमने कवर की हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।